सभी को हरित नमन। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होकर अपना अध्ययन कर रहे होंगे। हमने जो अपनी वीडियोज़ की श्रृंखला चलाई है उसमें हम संविधान के विभिन्न पहलुओं की बात कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने विभिन्न अधिकारों और विभिन्न संस्थाओं के बीच में बुनियादी जो अंतर है उसकी बात की थी। और उस वीडियो के अंत में ही मैंने कहा था कि हमारा जो सिलेबस है, मोहनलाल सुखड़िया का जो बीए का सिलेबस है, उसमें पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व को इतना व्यापक रूप से शामिल नहीं किया गया है। परंतु होता क्या है, जब आपको केवल एक शब्द दे दिया जाता है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, तो आप उसकी पूरी व्यापकता के साथ ही पढ़ना पड़ता है, नहीं तो आप उसको पूरा समझ भी नहीं सकते। गहराई में जाना या नहीं जाना ये अलग बात है, परंतु उसके मूल पहलुओं को सभी को पढ़ना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो इसी संदर्भ में हम मौलिक अधिकारों को विभिन्न भाग के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ये हम जो आज लाए हैं वो प्रथम भाग है। इसमें मुख्यतः हम किसकी बात करेंगे कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, क्या हैं, इनको विशेष संरक्षण क्यों दिया गया है और इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। देखो, विशेषताओं के अंतर्गत ही हम इसके कई आयामों को शामिल कर लेंगे। ठीक है, कि किन को प्राप्त होता है, किन नागरिकों को प्राप्त होता है, किन नागरिकों को प्राप्त नहीं होता है, राज्य के विरुद्ध कौन कौन से हैं, राज्य और व्यक्ति के विरुद्ध कौन कौन से हैं, इस तरीके के प्रावधान। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार में विशेषताओं की चीज़ों को पहले पढ़ाया जाता है, परंतु जब आप पूरे मूल अधिकार पढ़ोगे ना, तब आप जाके दोबारा इस टॉपिक पे आओगे तो आपको ये चीज़ बहुत ही आसान लगने लग जाएगी, क्योंकि उस समय तक आपने सभी अनुच्छेदों का अच्छे से अध्ययन कर लिया होगा, उनको अच्छे से कैटेगराइज कर लिया होगा, ताकि आपको पता रह सके कि ये समानता का अधिकार है, ये स्वतंत्रता का अधिकार है। अच्छा, आर्टिकल 19 स्वतंत्रता में आता था, अच्छा उसमें ये बात कही गई है, ये आपको अगले वीडियोज़ में पता लगेगा। उसके बाद आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और अधिक समझ में आएगा, है ना। तो अभी स्टार्टिंग में भी इसको समझना जरूरी है और अंत में भी इसको दोबारा अध्ययन करना इसका बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, भाग प्रथम, मूल अधिकारों की विशेषताएं। देखिए, मौलिक अधिकार है वो हमारे संविधान में कहाँ से लिए गए? अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। हमने कहा था कि हमारे संविधान के अधिकतर भाग या अधिकतर प्रावधान किसी न किसी देशों के संविधान से प्रभावित हैं या लिए गए हैं वहाँ से। तो उसी संदर्भ में जो मौलिक अधिकार हैं, जो भाग 3 है, वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसका मतलब ये नहीं होता कि अक्षर से लिया गया है, इसको मतलब ये होता है कि इस प्रकार का जो प्रावधान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर किया गया है। ठीक है, इसका वर्णन कहाँ है हमारे संविधान में? भारत के संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 30 तथा 32 से 35। ठीक है, ये हमने देख लिया। उससे पहले हम ये सोचें कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार चाहिए क्यों हमें, क्योंकि तभी हम इसकी परिभाषा तक आ पाएंगे कि क्या आवश्यकता पड़ गई है इनको लेने की या इनको प्राप्त करने की। देखिए, व्यक्ति और राज्य या नागरिक बोल लीजिए, नागरिक और राज्य के मध्य एक समझौता होता है। उस समझौता क्या होता है कि नागरिक अपने कुछ दायित्वों को दे देते हैं राज्य को। ठीक है, उसके बदले में टैक्स के रूप में पैसा भी देते हैं, कई चीज़ें देते हैं, और राज्य से क्या अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे बाहरी दुश्मन है उनसे रक्षा करेगा, और आंतरिक रूप में मतलब एक देश की सीमा के अंतर्गत हमारे जो अधिकार हैं, हमारे जो राइट्स हैं, उनकी रक्षा करेगा या वो हमें प्रदान करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि किसी भी सभ्य या सुसंस्कृत जो राज्य होता है वो अपने नागरिकों को वो अधिकार प्रदान जरूर करता है जो उस व्यक्ति के जीवन के लिए बेहद अनिवार्य हो। अगर उन अधिकारों को कोई राज्य नहीं दे पाएगा तो हमें राज्य की सत्ता स्वीकार करने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। हम राज्य के नियंत्रण को इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि वो हमें 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 हमारा अधिकार दे रहे हैं, उनका हमें हमारे अधिकारों का संरक्षण कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ही राज्य और व्यक्ति का संबंध का निर्माण भी होता है। अब देखिए, आधुनिक जो समय है उसमें अधिकतर देशों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना लिया है, और लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसका बुनियाद क्या है? उसका बुनियाद है जनता। और जनता का जीवन या जनता को जीवन के लिए अनिवार्य चीज़ें क्या हैं? जो सबसे अधिक अनिवार्य है वो है अधिकार। अगर व्यक्ति को या किसी भी उस राज्य में रहने वाले नागरिकों को अधिकार नहीं मिलेंगे तो वो उस प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपनाएगा ही क्यों?
क्योंकि प्रजातंत्र है क्या, लोकतंत्र है क्या, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन। अगर जनता के मूल अधिकारों का ही नहीं दिया जाएगा या जनता के बुनियादी अधिकारों की ही बात नहीं की जाएगी तो व्यक्ति उसको स्वीकार क्यों करेगा। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का मूल आधार ही आधार जो है वही व्यक्ति के अधिकार या व्यक्ति के मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है वो चाहता है कि मेरा सर्वांगीण विकास हो, बहुआयामी विकास हो, मुझे अपना विकास करने की स्वतंत्रता हो, ठीक है ना, उसके लिए मुझ पर किसी का नियंत्रण ना हो। तो उसके लिए कुछ अधिकारों का प्रावधान संविधान में कर देते हैं ताकि व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सके, और यही मौलिक अधिकारों के रूप में होता है। तो कहने का मतलब क्या है, मौलिक अधिकार प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है। यह एक देश के राजनीतिक जीवन में सरकार की तानाशाही स्थापित होने से रोकने के लिए भी आवश्यक है। क्यों, अगर राज्य व्यक्ति को अधिकार ही नहीं देगा तो तो फिर राज्य क्या कर सकता है, व्यक्ति को जैसे चाहे वैसे उसको उपयोग में ले सकता है, क्योंकि उसको अधिकार तो दिए नहीं है, कुछ सारे कर्तव्य दे दिए हैं। राज्य बोलेगा कि मैं जो बोलूँगा वो होगा और वैसे करना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति के तो कोई अधिकार ही नहीं दिए गए हैं। तो उस राज्य में क्या होता है, तानाशाही स्थापित हो जाती है। तो मूल अधिकार अगर हमारे संविधान में दे दिए जाते हैं, मौलिक अधिकार हमें संविधान में दे दिए जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम उस सरकार की तानाशाही को रोक रहे हैं, उस राज्य की तानाशाही को रोक रहे हैं। तो ये एक तरीके से ना व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण में भी सामंजस्य स्थापित करता है। कैसे, देखो, एक व्यक्ति बोलेगा कि मैं जो करूँगा उसके लिए स्वतंत्र हूँ, परंतु उसको सामाजिक जीवन भी जीना पड़ता है, समाज के अंतर्गत ही उसका जीवन होता है। तो उसको खुद का भी ध्यान रखना है, परंतु समाज को भी हानि ना हो उसके कारण ध्यान रखना पड़ता है। तो उन दोनों के बीच में सामंजस्य के लिए क्या होता है कि व्यक्ति को अधिकार तो खूब दे दिए गए हैं, परंतु उन अधिकारों के कारण व्यक्ति अगर समाज को हानि पहुँचाता है तो नियंत्रण के भी प्रावधान इन मौलिक अधिकारों में कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक हित दोनों के बीच में उचित सामंजस्य की स्थापना की जाती है इसके द्वारा। ठीक है, अब देखो, अधिकारों के बारे में अपन है ना एक अलग चैप्टर बनेगा। जब हम थ्योरीज वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें स्वतंत्रता, न्याय, अधिकार पढ़ते हैं। तो उन अधिकारों में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक अधिकार क्या हैं, कानूनी अधिकार क्या हैं, ऐतिहासिक सिद्धांत क्या है अधिकारों का, या अधिकारों का उपयोगवादी सिद्धांत क्या है। तो अधिकारों के बारे में, उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में हम बात चर्चा करेंगे। तो हम ये देखेंगे उन अधिकारों की चर्चा करने के बाद कि कोई भी अधिकार है, जब तक उसको अगर संविधान में जगह नहीं दी जाती है तब तक सरकार उसको कैसे भी वो कहते हैं मैनिपुलेट कर सकती है। परंतु जब मौलिक अधिकारों को संवैधानिक रूप से स्थिर कर दिया जाता है ना, संविधान में उनकी व्याख्या कर दी जाती है या संविधान के रूप में उनको संरक्षण दे दिया जाता है, तो उनके महत्व और उनके सम्मान दोनों में बहुत वृद्धि हो जाती है, और इससे वो साधारण कानून से भी उच्च स्थान और पवित्रता प्राप्त कर सकते हैं या कर लेते हैं। इससे वे अनुलंघनीय हो जाते हैं कि मतलब ऐसे नहीं है कि कोई भी विधायिका या कोई भी कार्यपालिका या कोई भी न्यायिक सत्ता उनका कैसे भी दुरुपयोग कर दे, नहीं, उन सबको इन अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का पालन करना पड़ता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है वो व्यक्तियों की, जो उस राज्य के अंतर्गत रहने वाले व्यक्ति हैं, उनके सर्वांगीण विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यक हैं। ठीक है, और आज के युग में तो कोई भी राजनीतिक दार्शनिक या कोई भी राज्य मौलिक अधिकारों के बिना अपना शासन चला ही नहीं सकता, ये देना बहुत अधिक आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि कैसे इसको शामिल किया गया। पहले हम विश्व में कैसे प्रथम बार आया, लिखित रूप में आया, उसके बाद बारे में हल्की सी चर्चा कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पे आ सकें, आगे विषय पे आ सकें। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ वर्ड यूज़ किया है मैग्ना कार्टा। ठीक है ना, मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है, ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम। हुआ क्या था, 1215 में ब्रिटेन में सम्राट जॉन और ब्रिटेन की जनता है उनके बीच में और जनता के प्रतिनिधि हैं, उनके बीच में हस्ताक्षर हुए, जिसके अंतर्गत समझौते के तहत जनता के लिए अनेक अधिकार स्वीकृत किए गए। ठीक है ना, उसी को कहा गया ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम या मैग्ना कार्टा। ठीक है, बाद में ब्रिटिश जनता ने 1689 में 1689 में बिल ऑफ राइट्स दस्तावेज के माध्यम से महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं प्राप्त कर ली। ठीक है,
तो इस प्रकार 1215 में जो एग्रीमेंट हुआ था वो मैग्ना कार्टा के रूप में हुआ था, जिसको बिल्स ऑफ राइट के रूप में बाद में दस्तावेज के रूप में शामिल कर लिया गया। दूसरी बात, उसके बाद होती है फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति के बाद 1789 में फ्रांस में मानवीय अधिकारों की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन के द्वारा नागरिकों के कुछ अधिकारों को संवैधानिक रूप देने की प्रथा प्रारंभ की गई, है ना। परंतु विस्तृत रूप में नहीं था, बस एक लक्षण दिखा कि उसको संवैधानिक रूप देने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तीसरा आते हैं अमेरिका पे, संयुक्त राज्य अमेरिका पे, जहाँ से हमने इसकी भावना को लिया है या इसके स्वरूप को लिया है मौलिक अधिकारों को। हुआ क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1791 में पहले 10 संविधान संशोधनों के द्वारा अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स द्वारा मूल अधिकारों को संविधान का अंग बनाया गया। देखो शब्दावलियों में अंतर देखिएगा आप, जब आप कहोगे कि मूल अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र कौन सा था, तो वो ब्रिटेन का था, ठीक है ना। अब इसको वहाँ से मत जोड़ देना कि सर ब्रिटेन का संविधान तो अलिखित है, यहाँ संविधान की बात ही नहीं हो रही है ना। संविधान की बात क्यों नहीं हो रही है कि ब्रिटेन की हम बात कर रहे हैं कि एक ब्रिटेन की जनता और सम्राट जो जॉन है उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, या उनके बीच में एक जो बोलते हैं ना कि मैग्ना कार्टा के रूप में, ठीक है ना, दस्तावेज के रूप में वो हुआ था, जिसमें हस्ताक्षर किए थे उन्होंने, उस रूप में था। कोई संविधान सभा का निर्माण नहीं हुआ था, ठीक है। बट वो पहला लिखित रूप में उनको प्रपत्र था जिसमें मूल अधिकार दिए गए, ठीक है। उसके बाद फ्रांस का बीच में आता है, परंतु उसमें भी संविधान के रूप में शामिल नहीं किया गया था, बस एक हल्की सी झलक दिखी थी, ठीक है। परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका वो देश है जिसने पहली बार प्रथम 10 संविधान संशोधनों के द्वारा इसको संविधान का अंग बनाया गया। उसके बाद तो जैसे जर्मनी का आया था, आयरलैंड का संविधान आया था, उन सब ने मूल अधिकारों को संविधान का भाग बना लिया। परंतु संविधान का भाग बनाने की प्रथा कहाँ से प्रारंभ हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका से, और उसी को हमने शामिल किया। हमने भी अपने संविधान में सबसे प्रमुख भाग के रूप में भाग 3 में मौलिक अधिकारों को शामिल किया, ठीक है। भाग 3 में मैंने बात की अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 30 तथा अनुच्छेद 32 से 35। इसमें एक अनुच्छेद गायब है, और वो अनुच्छेद कौन सा है? वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 31, ठीक है। अनुच्छेद 31 क्यों गायब है? कि मूल संविधान में अनुच्छेद 31 में है क्या? संपत्ति का अधिकार, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। मूल अधिकार में तो ये था, क्योंकि मूल अधिकार में मूल जो संविधान था उसमें ये था, मूल संविधान में 7 अधिकार थे, ठीक है। पर 44वें जो संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 1978 में हुआ था, उसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से बाहर निकाल दिया गया। पहले ये कहाँ था? ये अनुच्छेद 31 में तो था ही, साथ में अनुच्छेद 19 में भी इसका प्रावधान था। अनुच्छेद 19 के खंडों में इसका प्रावधान था, तो अनुच्छेद 19 से भी इसको बाहर कर दिया गया। अनुच्छेद 31 तो पूरा इसी का था, तो उसको भी बाहर कर दिया गया, है ना। और वर्तमान में कहाँ पे स्थापित है? ये वर्तमान में भाग 12 में 301 के रूप में स्थापित है। अब देखिए, पहले जब मौलिक अधिकार में था तब वो मौलिक अधिकार के रूप में शामिल था। जैसे ही वो मौलिक अधिकार मतलब भाग 3 से निकला तो वो संवैधानिक अधिकार बन गया, मौलिक अधिकार नहीं रहा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें अंतर आता है, ठीक है। अब हम एक चीज़ और, कि हमारी जब संविधान सभा का निर्माण हो गया था या हो रहा था, उसी समय आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ है जो 1945 में बना था, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, शांति के मंच के लिए रूप में, ठीक है। उसके तहत 1948 में जाके कौन सी संस्था बनती है, या ये कहें कि हम जो मानवाधिकार है उनका घोषणा पत्र जारी होता है, ठीक है ना। सार्वजनिक मतलब सार्वत्रिक बोलते हैं उसको, यूनिवर्सल, ठीक है ना। उसका घोषणा पत्र जारी होता है, उसमें विभिन्न मानवाधिकारों की बात होती है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था, मानवाधिकार क्या होते हैं? वे अधिकार जो मानव को मानव होने के नाते मिलते हैं और बहुत व्यापक रूप से होते हैं। जितने भी अधिकारों की व्याख्या वो सब मानवाधिकारों में आती है, ठीक है ना। तो जब हमारा संविधान सभा अपना संविधान का निर्माण कर रही थी, तो उसके सामने ये मानव अधिकारों का घोषणा पत्र भी शामिल हो चुका था, है ना। तो उसके सामने एक ये था कि इस घोषणा पत्र से भी हमें कई चीज़ें लेनी है, तो उसका भी प्रभाव हमारे संविधान सभा पर पड़ा था कि इन अधिकारों के भी कई सारे प्रावधान हमें शामिल करने हैं और उनको हमें संवैधानिक संरक्षण देना है और मौलिक अधिकारों में शामिल करना है, क्योंकि मौलिक अधिकारों में शामिल करने के बाद ही उन्हें विशेष संरक्षण प्राप्त हो पाता है ना।
तो ये एक सिमिलर टाइम का मैंने बताया था, अगर कभी भी ऐसा कन्फ्यूजन ना हो कि 1948 में घोषणा पत्र आता है मानवाधिकारों का, अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र, सार्वत्रिक घोषणा पत्र, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बोलते हैं जिसको हम, है ना। उसी के बाद हमारे संविधान सभा ने भी मौलिक अधिकारों में कई ऐसे प्रावधानों को शामिल किया था जो कि अमेरिका के संविधान में भी नहीं थे। अब हम आते हैं मौलिक अधिकारों की बात कर ली हमने, तो इसकी मूल परिभाषा क्या है। सबसे सिंपल तो जो मैंने आपकी स्टार्टिंग बताई थी, मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यक है, ठीक है ना। अब सर्वांगीण विकास में सबसे ज़्यादा क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, व्यक्ति का भौतिक और नैतिक विकास दोनों हो, ठीक है, इसलिए। परंतु ये मौलिक क्यों हैं? मौलिक इसलिए भी हैं कि ये एक तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने के कारण ही इसको विशेष संरक्षण दिया गया है। इसके विशेष संरक्षण देने के कारण इसकी मौलिकता झलकती है, ठीक है। तो विशेष संरक्षण में क्या क्या प्रावधान किए गए, विशेष संरक्षण ऐसा क्या क्या चीज़ दी गई जो इनको विशेष संरक्षण कहा जाता है या इनको मौलिक कहा जाता है। पहला, अगर आप किसी राज्य ने या किसी नागरिक ने आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है तो वह व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। जनरली क्या होता है, अगर आप मौलिक अधिकारों की बात नहीं करें और कोई विवाद हो गया, कोई इशू हो गया, तो व्यक्ति को पहले लोअर कोर्ट में जाना पड़ता है, फिर अपील के द्वारा अपर कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट, अपील के माध्यम से, डायरेक्ट नहीं जा सकता। परंतु मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिनका उल्लंघन होने पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं अनुच्छेद 32 के में जो रिटें हैं उसके तहत, ठीक है। दूसरा, इनके संशोधनों के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है हमेशा। देखो, विशेष बहुमत की मैंने बात की थी कि उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत, और साधारण बहुमत क्या होता है 50% + 1, ठीक है। तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ऐसे नहीं कि कोई भी संसद चाहे जब चाहे इनका संशोधन कर दे, नहीं, उन पर बाध्यता ये होगी कि विशेष बहुमत हो पाएगा तभी इसका संशोधन कर सकते हैं। तीसरा, कि इनका जो निलंबन है वो वैसे तो सामान्य स्थिति में तो हो ही नहीं सकता। सामान्य स्थिति में आप मौलिक अधिकारों को रोक ही नहीं सकते किसी व्यक्ति के, परंतु अगर कोई विशेष परिस्थिति आ जाती है, जैसे आपातकाल की परिस्थिति आ जाती है, विभिन्न प्रकार के आपातकाल हैं हमारे 3 प्रकार के, अनुच्छेद 32, 352 में, अनुच्छेद 356 में और 360 में, उनके तहत कोई भी ऐसी विशेष परिस्थिति आ जाती है तो उसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं कि कौन कौन से मौलिक अधिकारों का किन किन परिस्थितियों में निलंबन किया जा सकता है, तो उन आधारों पर इनका निलंबन किया जा सकता है। पर ध्यान रखिए, विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति क्या है, आपातकाल, है ना, और वो भी एक विशेष वैधानिक प्रक्रिया से ही हो सकता है। ऐसे नहीं कि जब मर्जी है तो उसको रोक दिया, मर्जी आया तो वो कर दिया, नहीं, उसके लिए भी एक विशेष वैधानिक प्रक्रिया को ही अपनाना पड़ता है। तो ये जो 3 प्रावधान हैं, इसी के कारण जो अधिकार हैं या मौलिक अधिकार हैं, उनकी जो विशेषज्ञता है या उसकी जो है ना प्रभावशीलता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उनको इतना संरक्षण दिया गया है संविधान के अंतर्गत ही कि वो अपनी मौलिक रूप में है, या कह रहे हैं फंडामेंटल रूप में है, बेसिक, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। अब हम विशेषताओं पे आ जाते हैं। तो मेन इसमें चीज़ क्या है, ये मूल अधिकार है ना, जीवन के लिए अनिवार्य हैं, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। ये ऐसी सरकार का गठन करते हैं जो व्यक्ति के हितों में अभिवृद्धि करे, तानाशाही स्थापित ना करे। तो दूसरे शब्दों में कहें तो ये सरकार की शक्तियों को सीमित करता है, ठीक है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। देखो, मौलिक अधिकारों की विशेषताओं की आप बात करोगे तो इसमें कई बिंदु अपने आप शामिल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आप अधिकतर आप कोई नोट्स वगैरह आपने पढ़े होंगे तो उसमें ये कि ये निजी व्यक्तियों के लिए है, ये किन के लिए है, ये इस तरह के अलग अलग प्रावधान होते हैं। परंतु आप जब विशेषताओं की बात करते हैं तो सारे बिंदु इसमें समाहित कर सकते हैं। जैसा कि हम पहले बिंदु की बात करते हैं कि मौलिक अधिकार असीमित या निरपेक्ष नहीं है। इस शब्द का मतलब समझिए कि ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति को एब्सोल्यूट रूप में ही अधिकार दे दिया गया है कि वो, जैसे मान लो कि बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया, ठीक है, अनुच्छेद 19 के तहत बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे दी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कुछ भी बोले, है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उस पर कुछ प्रतिबंधों का प्रावधान भी उस संविधान सभा ने संविधान के अंतर्गत ही कर दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है तो उसके साथ प्रतिबंध है कि वो ऐसा कुछ नहीं बोलेगा जो कि राष्ट्र की एकता अखंडता के खिलाफ हो, राष्ट्र की लोक व्यवस्था के खिलाफ हो, सदाचार के खिलाफ हो, शिष्टाचार के खिलाफ हो, या न्यायालय की अवमानना करता हो। इस प्रकार के विभिन्न प्रावधान किए गए हैं प्रतिबंधों में। इसी प्रकार अधिकांश जो अधिकार है उनमें कुछ न कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं
उनको देने के साथ साथ, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात है। जैसे अनुच्छेद 25 है, उसमें क्या क्या आ गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के आचरण प्रचार में सबकी स्वतंत्रता होगी, है ना, किसी भी धर्म को मानने के लिए, आचरण करने के लिए, प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। परंतु उसमें भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कि किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को देखते हुए, लोक व्यवस्था को देखते हुए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो इसी प्रकार, तो इसलिए कहा जाता है कि जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है ना, उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं जिससे कि व्यक्तिगत अधिकारों को जनहित में संरक्षित किया जा सके, ठीक है। अब कौन सा युक्ति युक्त है और कौन सा नहीं है, इसका डिसीजन कौन करता है, इसका अंतिम निर्धारण करता है न्यायपालिका, ठीक है ना। अगर किसी में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कि इसने तो ज़बरदस्ती प्रतिबंध लगा दिए, तो उसको फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है और वो डिसीजन करता है कि सही है या गलत है, ठीक है। तो निरपेक्ष का मतलब क्या हो गया, ये जो हमने चीज़ें बताई सारी। दूसरा, मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। तो प्रवर्तनीय का मतलब क्या होता है, जैसे नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकारों की जब आप तुलना करते हैं तो नीति निदेशक तत्व अप्रवर्तनीय है। उसका मतलब क्या होता है, अगर कोई सरकार नीति निदेशक तत्व के किसी प्रावधान का पालन नहीं कर रही है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि संविधान सभा ने बोल दिया कि ये प्रवर्तनीय अप्रवर्तनीय है, इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये राज्य की इच्छा पर डिपेंड करता है, वो उसको पालना करे या नहीं करे। परंतु ऐसा मौलिक अधिकारों के साथ नहीं है। अगर कोई राज्य या कोई सरकार आपके मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करती है या उसके खिलाफ जाके कोई काम करती है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, वो प्रवर्तनीय है, आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं और अपने अधिकारों का दावा कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा, मौलिक अधिकारों का स्वरूप नकारात्मक है। ये देखिए, आप जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, इसके विभिन्न अनुच्छेद पढ़ेंगे तो आपको एक लैंग्वेज पता लगेगी कि इसमें अधिकतर चीज़ों का निषेध किया गया है, मना किया गया है ना, नकारात्मक इसलिए बोला है हमने कि स्वरूप अधिकतर नकारात्मक। ऐसे नहीं सारे हैं, पर अधिकांश नकारात्मक है। जैसे फॉर एग्जांपल अनुच्छेद 14 की बात करें, राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, नहीं की बात आ गई, मतलब नकारात्मक सेंस में। अनुच्छेद 15(1) है ना, 15(1) की बात करें, स्पेसिफिक मैं बात कर रहा हूँ, राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों में विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 की बात कर लो, 16 में 16(2) की बात कर लो, राज्य लोक नियोजन में धर्म, जाति, लिंग आदि आधारों पर नागरिकों में विभेद नहीं करेगा। सब जगह नहीं, मनाही की बात हो रही है, ठीक है। जैसे अनुच्छेद 18 ले लो, है ना, या अनुच्छेद 22 ले लो, अनुच्छेद 28 ले लो, कुछ भी ले लो। जैसे अनुच्छेद 28(1) का मैं प्रावधान लेता हूँ कि पूर्णतः राज्य विधि से पोषित संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो हर चीज़ में मतलब नकारात्मकता वाली बात या किसी चीज़ के लिए मनाही की बात है, इसलिए निषेधात्मक बात है, तो इसलिए कहा गया कि मौलिक अधिकारों का स्वरूप नकारात्मक जाता है। परंतु ऐसा ही नहीं है, कुछ प्रावधान ऐसे जो सकारात्मक की भी बात करते हैं। जैसे अनुच्छेद 25 है, जिसकी बात मैंने अभी पहले की थी कि धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार की स्वतंत्रता होगी, इसमें मनाही कुछ भी नहीं है, सकारात्मक बात हो रही है। अनुच्छेद 29(1) की बात करो कि प्रत्येक नागरिक को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 30(1) की बात कर लो, धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्था की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। इसमें कहीं भी नकारात्मक बात नहीं है, परंतु अधिकार, मौलिक अधिकारों के अधिकांश जो पार्ट है वो नकारात्मकता की बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला बिंदु जो कि इम्पोर्टेंट भी है, कई बार क्वेश्चनों में आता है। देखो, मौलिक अधिकारों की विशेषताओं से ही आपको कई चीज़ें शामिल हो जाती है। ये क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, नकारात्मक अभिव्यक्ति वाले मूल अधिकार क्या हैं या सकारात्मक अभिव्यक्ति वाले मूल अधिकार क्या हैं, है ना। तो उसमें आपको अनुच्छेद पता होने चाहिए। इसी प्रकार से अगला जो पॉइंट है अपना कि केवल नागरिकों को मिल रहे हैं या गैर नागरिकों को मिल रहे हैं। पहले तो दोनों शब्दों का मतलब यह है, जो हमारे देश की नागरिकता ले चुका है या जिसको हमारे देश की नागरिकता है, नागरिकता के लिए जितनी अहर्ता है उनकी पूरी करता है और उसके बाद उसको नागरिकता मिल चुकी है ना। और एक होते हैं जिनको हमारे देश की नागरिकता तो नहीं मिली है, परंतु वो हमारे देश में रह रहे हैं, निवासी हैं, नागरिक नहीं है, निवासी हैं। तो आप उनको चाहे गैर नागरिक बोलो, चाहे उनको निवासी बोलो, चाहे उनको व्यक्ति बोलो, मतलब पर नागरिक नहीं बोलो, ठीक है ना। तो उन दोनों के लिए भी अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए हैं और कुछ अधिकार हैं जो सभी व्यक्तियों के लिए हैं,
चाहे वो नागरिक हो चाहे गैर नागरिक हो। ठीक है, तो केवल नागरिकों के लिए कौन से अधिकार हैं? वो अधिकार हैं अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। देखो, इसको ऐसे याद नहीं रहे तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो अनुच्छेद 15 है वो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। और ये किस में आता है? ये आता है आपके समानता के अधिकार में, है ना। तो समानता के अधिकार में दो अधिकार है, अनुच्छेद 15 और 16। स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सा है? अनुच्छेद 19, है ना। और अनुच्छेद 29 और 30 वो है जो आपके संस्कृति और शिक्षा के संबंध में है। ठीक है ना, विशेषकर अल्पसंख्यकों के लिए है, परंतु संस्कृति और शिक्षा के रिलेटेड है। तो ये जो प्रावधान है ये केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, और जब आप नागरिकों को याद कर लेंगे तो उसके अलावा अधिकांश जो हैं वो सभी व्यक्तियों के लिए हैं या सभी जो निवासी हैं उनके लिए हैं। जैसे अनुच्छेद 14 हुआ, 20 हुआ। जैसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कभी मान लो कि आपको अनुच्छेद याद नहीं रह गया तो आप ये देखना कि किसकी व्यापकता ज़्यादा है। जैसे कानून के समान संरक्षण की बात होगी तो एक चीज़ बताइए, जो हमारे देश में रह रहा है ना, नागरिक नहीं है पर रह रहा है, अगर उसको किसी और व्यक्ति ने नुकसान पहुंचाया है ना तो वो कानून के पास ही जाएगा ना। तो अगर कानून ये बोल दे कि भाई तुम तो दूसरे देश से आए हो, हमें तो तुमसे कोई मतलब ही नहीं है, तो ऐसा हो नहीं सकता, कानून उसको भी संरक्षण देगा। तो इसलिए जो व्यापकता वाले जो होते हैं ना वो आ जाते हैं गैर नागरिकों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए। और जो विशेषकर होते हैं, जैसे नौकरियों वाली बात हुई तो अनुच्छेद 16 क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो नौकरी वाली बात में हो गई तो हम बाहर वालों को क्यों प्राथमिकता देंगे? हम तो अपने देश वालों को प्राथमिकता देंगे ना, हम सबका वो थोड़ी कर सकते हैं, है ना। तो उसमें ये आ जाता है, वो आ जाते हैं केवल नागरिकों के लिए। ऐसे ही बोलने की आज़ादी, बाहर के देश तो अधिकतर खुद के देशों को महान मानेंगे, हमारे देश में तो कमियां ढूंढेंगे, अधिकांशतः यही होता है। तो हम उनको बोलने की और इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दे सकते, वो स्वतंत्रता हम केवल लिमिटेड रख सकते हैं हमारे देश के नागरिकों के लिए। तो अनुच्छेद 19 जो है वो केवल नागरिकों के लिए। ये मैं एक तरीके से बता रहा हूँ, ये कोई स्थापित व्याख्या नहीं है इसकी जो मैंने बताया, पर आप भूल जाएं तो इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अनुच्छेद 29 और 30 है, मैंने कहा कि उसमें अल्पसंख्यक वर्गों की बात आती है। तो अल्पसंख्यक वर्ग हम अपने देश के अल्पसंख्यक देखेंगे ना, क्योंकि हमारे देश का जो अल्पसंख्यक है हो सकता है किसी और देश में वो बहुसंख्यक हो, तो हमें तो केवल अपने देश के अल्पसंख्यक में मतलब है। तो अनुच्छेद 29 और 30 को हम केवल नागरिकों के लिए रखेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से ये प्रावधान किए गए हैं, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग बताया था, जब आप पूरा मूल अधिकार पढ़ लेंगे और ये सारे अनुच्छेदों में क्या क्या है ये आपको याद हो जाएगा, तो इन चीज़ों को याद करना आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अब अगले पॉइंट की बात करते हैं अपन कि कुछ मौलिक अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध हैं, जबकि कुछ मौलिक अधिकार राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध हैं। ठीक है ना, अब इसकी आप व्याख्या देखिए। देखो, मौलिक अधिकार हमें क्या गए हैं, क्यों दिए गए हैं? राज्य की तानाशाही से बचाने के लिए, है ना, व्यक्ति को दिए गए हैं, क्योंकि हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्तियों को अधिकार भी चाहिए अपने विकास के लिए, और वो कौन देगा? वो राज्य देगा। ठीक है, परंतु अगर राज्य ही इनका अतिक्रमण करे तो हमारे पास ऑप्शन है, हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो मौलिक अधिकार वो है ना, वो अधिकतर राज्य के विरुद्ध ही हैं, राज्य से संरक्षण के लिए ही दिए गए हैं हमें। स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे समानता का अधिकार हो, ये अधिकतर उसी के लिए दिए गए हैं। परंतु कुछ एक ऐसे अधिकार हैं जो कि राज्य के साथ ही व्यक्तियों के भी विरुद्ध है, मतलब वो हमें न केवल राज्यों के से संरक्षण देता है, अपितु अन्य व्यक्तियों से भी संरक्षण देता है ना। तो हम राज्य और अन्य व्यक्तियों के अनुच्छेद याद कर लेंगे तो बाकी बचे सारे केवल राज्य के विरुद्ध वाले हो जाएंगे। तो राज्य और व्यक्ति दोनों का जो है, जैसे मैंने नीचे लिख रखा है, पहला अनुच्छेद 15(2), ठीक है ना। अनुच्छेद 15(2) बात करता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश अथवा उपयोग में भेदभाव का निषेध। अब देखिए, ये जो सार्वजनिक स्थान में, इसमें ऐसा तो नहीं है कि केवल सरकारी प्रतिबंध लगाती है। कई बार क्या होता है, जैसे गाँव में हो जाता है कि एक क्षेत्र के कुएं में कोई पानी नहीं भर सकेगा, या इस क्षेत्र में कोई वो उस फला जाति का आदमी नहीं आ सकता, फला धर्म का आदमी नहीं आ सकता, तो व्यक्ति भी तो कितना हनन कर रहे हैं ना, तो उनके खिलाफ भी संरक्षण चाहिए। तो इस प्रकार के प्रावधान में राज्य और व्यक्ति दोनों के खिलाफ संरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसका मतलब यह है, अगर किसी व्यक्ति ने भी अनुच्छेद 15(2) में जो प्रावधान है उसके खिलाफ जाके आपको काम किया है तो आप उसके लिए भी सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं।
ठीक है ना। जनरली आप नहीं जा सकते, और अगर किसी चीज़ का उल्लंघन किया है तो आपको पहले लोअर कोर्ट में जाना पड़ेगा। परंतु अगर 15(2) में जो लिखा हुआ है उसके खिलाफ को काम किया है किसी व्यक्ति ने भी आपके खिलाफ, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ऐसी अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अधिकार। ये बहुत यूनिक अधिकार है अस्पृश्यता का, क्योंकि अस्पृश्यता के अधिकार को शामिल करने वाले विश्व में बहुत कम देश हैं, बहुत ही रेयर। और हमारे जैसे देश जो कि उस समय नया नया आज़ाद हुआ था, और हमारे पता है कि एक जातिगत भेदभाव की एक वो रही थी कि एक इतिहास में ये रहा है कि एक विशेष वर्ग को अस्पृश्यता का दंश झेलना पड़ा था, तो उसके संरक्षण का प्रावधान हमारे संविधान में कर दिया गया अनुच्छेद 17। इसमें सबसे प्रमुख योगदान था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 भी अस्पृश्यता का अधिकार व्यक्ति और राज्य दोनों के खिलाफ है। अगर कोई व्यक्ति भी आपके इस चीज़ का उल्लंघन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसी प्रकार से अनुच्छेद 23(1), अनुच्छेद 24। अब देखो इनके एक एक के बारे में डिटेल में अपन आगे बात करने वाले ही हैं, तो यहाँ सारी चीज़ें बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो व्यक्ति और राज्य दोनों के विरुद्ध के अलावा जितने भी मुख्य अनुच्छेद हैं वो सारे राज्य के विरुद्ध में आ जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 14 हुआ, 15(1) हुआ, 16 हुआ, 18(1) हुआ, 20, 21, 22, 25 से लेकर 30 तक सारे अनुच्छेद इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, ये मौलिक अधिकारों की विशेषताएं हो गई अपने। तो अब वर्तमान में क्या है इसकी स्थिति। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि अनुच्छेद 12 से लेकर 30 और 32 से लेकर 32 से लेकर 35 ये हमारे मौलिक अधिकार है वर्तमान में। जो मूल संविधान था उसमें हमारे अधिकार थे, मौलिक अधिकार थे 7। एक अधिकार कौन सा, संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया। तो अब वर्तमान में कितने हैं, 6 प्रकार के। 6 प्रकार में इनको याद रख लीजिएगा क्योंकि इनके बारे में ही हम आगे चर्चा करने वाले हैं। एक है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का प्रावधान किसमें, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार, उसका प्रावधान किसमें, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसका प्रावधान किसमें, अनुच्छेद 23 से और अनुच्छेद 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसका प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। शैक्षणिक व संस्कृति का अधिकार, जिसमें मुख्यतः अल्पसंख्यकों की बात है, वो है अनुच्छेद 29 व 30। अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया है, जो कि संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा के कहाँ डाल दिया गया है, भाग 12 में संवैधानिक अधिकार के रूप में। ठीक है, समझो उसको मौलिक अधिकार से हटाकर संवैधानिक अधिकार में डाल दिया ना, तो अब मौलिक अधिकार वाला ही सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अब संवैधानिक अधिकार वाले को तो अनुच्छेद 32 के तहत रिटों के माध्यम से सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने का जो अधिकार था वो तो खत्म हो गया है। ठीक है ना, तो ये मतलब समझिए, अगर आप मौलिक अधिकार में रहते हैं तो आपको विशेष संरक्षण मिल जाता है, और उससे बाहर जाते हैं तो वो विशेष संरक्षण हट जाता है ना। और फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में। ऐसे ही 33, 34, 35 है, जिसमें एक सैन्य जो बल है उनको लेकर है। इस प्रकार से 2-3 प्रावधान हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक प्रावधान है, आप ये ध्यान दीजिएगा, जो कि अनुच्छेद 21(a) है। अनुच्छेद 21(a) है, वो बाद में शामिल किया गया था 86वें अमेंडमेंट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि 2002 में हुआ था। इसमें शिक्षा के अधिकार था, और शिक्षा के अधिकार को भाग 3 में अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया, 21(a) में जोड़ा गया, के रूप में जोड़ा गया। ठीक है, अब 2 चीज़ हैं, आपने 29 और 3 में भी बात कर दी शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकारों की, अब आपने 21(a) भी जोड़ दिया, वो भी शिक्षा का ही तो है। तो मैंने जैसे कि पहले आपको बताया था, जो शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार है वो मुख्यतः अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है, जबकि 21(a) का जो अधिकार है ना वो सभी के लिए है। इसको मैंने नीचे लाइन में भी शामिल कर दिया है कि शैक्षणिक अधिकारों को दोनों में, स्वतंत्रता का अधिकार और शैक्षिक व संस्कृति अधिकार में रखा गया है, परंतु 21(a) में यह अधिकार सभी के लिए है, और जबकि अनुच्छेद 29 व 30 में ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसकी व्याख्या की। देखो, जो हमने विशेषताओं की बात की ना, इसमें आपको कई चीज़ों को याद करना पड़ेगा, बार बार मेमोराइज़ करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ लिया याद रह गया वगैरह, नहीं है। अब आपका कोई छोटा क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है किसी कॉम्पिटिशन क्लास में, फिर तो आपको ये एग्जैक्ट याद होने चाहिए, है ना, उसमें तो कोई है ही नहीं। अगर आप किसी कॉलेज का, जैसे मोहनलाल सुखाड़िया के तहत आप एग्ज़ाम दे रहे हो, है ना, और मौलिक अधिकारों की विशेषताओं वाला है, वो 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन में आने पर केवल आपको सिंपल से लिखना है विशेषताओं में एक शब्द, मौलिक अधिकार असीमित,
प्रवर्तनीय नकारात्मक प्रवृत्ति के साथ, और ऐसे करके आपको इसको एक एक शब्द में इसको शामिल करते हुए इनकी विशेषताओं को लिखना है। जब ये आपके 10 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है तो आपको इनके बारे में थोड़ा डिटेल में लिखना है, और इसमें जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में ज़्यादा लिख लेना, और जो थोड़ा कम महत्वपूर्ण है उसके बारे में छोटा लिख लेना। और जब आपका ये 15 नंबर का आ जाता है तो आपको हर पॉइंट के बारे में एक एक पैराग्राफ लिखना है ताकि आपका आंसर पूरा हो सके। ठीक है, चीज़ें एक ही होती हैं, उसको अलग अलग रूप में शामिल किया जाता है। छोटा पूछे तो छोटा कर दो, बीच का पूछे तो थोड़ा सा खोल दो, और एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको ज़्यादा कर दो, और बड़ा क्वेश्चन पूछे तो सब पॉइंटों पर एक एक पैराग्राफ शामिल कर दो। हो गया आपका आंसर देता हूँ। तो इस प्रकार से आपका आज का ये वीडियो समाप्त होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, उसमें हम इसी के आगे वाले पार्टों को शामिल करते हुए आएंगे, जिसमें मौलिक अधिकार के जितने भी प्रावधान हैं, हमने अभी 6 कैटेगरी में बांट के किया, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।